नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं कनाडा के संघवाद की अंतर्निहित विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अर्थात हमें इसमें भारत और कनाडा के संघवाद की तुलना करनी है। क्वेश्चन ये घुमा फिरा कर आता है, आपको यही आंसर लिखना है जो मैं इसमें बताऊँगी, और यही इस क्वेश्चन के लिए पूर्ण है अगर आपको भारत और कनाडा के संघवाद की बात कही हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के लिए, चाहे वो SOL का स्टूडेंट हो या NC वेब का या BA ऑनर्स का BA प्रोग्राम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस आंसर का पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें वी पॉलिटिकल चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स गेनिंग के लिए। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में पहले स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो इस पर भी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत और कनाडा के संघवाद का मूल्यांकन। हम इसमें क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे संघवाद की भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर संघवाद का अर्थ और परिभाषा लिखेंगे, फिर संघवाद की विशेषताएँ लिखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 में होगा। पार्ट 2 में इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें भारत और कनाडा के बीच समानता, भारत और कनाडा के बीच असमानता का अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हाँ, आप ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएं तभी आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है संघवाद की भूमिका। इस शब्द को लैटिन भाषा के फोडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय संधि या समझौता है। यद्यपि संघवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? संधि या समझौता। संघवाद का मूल तत्व शक्तियों का विभाजन है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि संघवाद क्या होता है। ये है हमारा सेंटर। ठीक है, सेंटर जहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री है, और ये हैं स्टेट्स। संघवाद यही व्यवस्था है जिसमें एक केंद्र होता है और राज्य होते हैं। शक्तियों का विभाजन सेंटर से स्टेट्स की तरफ होता है। ठीक है, यही संघवाद कहलाता है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। संघवाद का मूल तत्व क्या है? शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन होता है वही संघवाद कहलाता है। संघवाद राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक संवैधानिक यंत्र है, जिससे देश की विविधता को बरकरार रखते हुए एकता की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। देश में विविधता है, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर विविधता पाई जाती है। इसलिए हर राज्य में शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा किया गया, ताकि जो है विकास में मदद मिल सके और एकता के सूत्र में देश बंधा रहे। ऐसे राज्य में तमाम लोगों को अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का व्यापक अवसर मिलता है। ठीक है, जब राज्य और केंद्र में शक्तियाँ बटी होगी तो व्यापक अवसर मिलेगा अपनी धर्म, संस्कृति, भाषा को सुरक्षित करने का। वर्तमान में 2 प्रकार के सरकार के स्वरूप पाए जाते हैं। एक संघात्मक स्वरूप है जो भारत में अपनाया गया है। ठीक है, दूसरा एकात्मक स्वरूप है जहाँ पर सेंटर ही पावरफुल होता है, उसे एकात्मक कहते हैं। हम इस उत्तर में भारत और कनाडा के संघात्मक विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। ठीक है, भूमिका पढ़ ली, अब संघवाद का अर्थ पढ़ते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा केंद्र और राज्य या प्रांत में विभाजन कर दिया जाता है। संघवाद मैंने जैसा आपको बताया कि शक्ति का विभाजन जो है सेंटर से राज्यों में कर दिया जाता है, वही संघवाद कहलाता है। इस प्रकार इसमें दोहरा शासन होता है, एक तो सेंटर भी राज कर रहा है और दूसरा सेंटर भी राज कर रहा है और दूसरा जो है राज्य भी राज कर रहे हैं। ठीक है, संघवाद ऐसी व्यवस्था है। दोबारा पढ़ते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण शक्ति का संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य या प्रांत में विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अर्थात केंद्रीय शासन का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण देश होता है। केंद्रीय शासन का अधिकार क्षेत्र क्या है? संपूर्ण देश है, जबकि राज्यों का अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित देश का एक निश्चित भूभाग होता है। जबकि राज्यों की एक सीमा कर दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश तो वो वहीं का देखेंगे, हरियाणा तो हरियाणा का ही प्रशासन संभालेंगे, और जबकि सेंटर जो है पूरे देश का प्रशासन संभालता है। केंद्र व राज्यों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, वह सामान्यतः अपने अपने क्षेत्रों से व्यवहार करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ही व्यवहार करते हैं। परिभाषाएं हैमिल्टन के विचारानुसार इसमें कुछ स्वतंत्र राज्यों संघ से एक नए राज्य को बनाया जाता है। हैमिल्टन क्या कहता है कि कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं, ये मिलकर एक संघ बनाते हैं इनके अनुसार।
डाइसी संघ शासन की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि संघ राज्य वह राजनीतिक योजना है, यह वह राजनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में सामंजस्य उत्पन्न करना है। क्योंकि अब अगर राज्यों को भी कार्य मिलेंगे तो इससे क्या होगा, देश में सामंजस्य की स्थिति होगी, एकता की स्थिति होगी, क्योंकि सभी के धर्म जाति सुरक्षित हो रहे हैं। डी बसु के अनुसार भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? क्योंकि भारत में क्या है, भारत में सेंटर पावरफुल है, और वैसे तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों को भी शक्तियाँ मिली है, केंद्र को भी शक्तियाँ मिली है। बट जब कोई बहुत बड़ा मामला होता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, तो उस टाइम सेंटर ही पावरफुल हो जाता है, सेंटर पावरफुल हो जाता है। इसलिए ये जो है संघात्मक व्यवस्था ना तो एकात्मक है ना संघात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, सेंटर यहाँ पर पावरफुल है, कहने का मतलब ये है। संघवाद की विशेषताएं क्या है? संघवाद में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, प्रोफेसर कैसीवेयर का कहना है कि संघीय शासन में राज्य की प्रभुत्व शक्ति दो सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्र के पास होती है और दूसरी राज्यों के पास होती है। दोनों में से कोई भी संप्रभुता यानी सर्वोच्चता से युक्त नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है जिनके पास ज़्यादा शक्ति हो। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है, कार्य कर सकते हैं। बट ये नहीं कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होगा या राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये संघवाद की विशेषता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। संविधान स्पष्ट कर देता है कि केंद्र का क्या कार्य है और राज्य का क्या कार्य है। शक्ति का विभाजन हर देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शक्ति के विभाजन से भ्रम होना स्वाभाविक है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पर यह ऐसा नहीं, संभव नहीं है, मतलब ऐसा वास्तव में नहीं है। भारत, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई राज्यों के संविधान एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। कह रहा है कि भारत, एशिया और लैटिन अमेरिका कई राज्यों के संविधान क्या है, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में सेंटर जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान है। संघवाद की पहली विशेषता दो प्रकार की सरकारें होती है, एक राज्य और एक सेंटर। दूसरी शक्तियों का विभाजन है, राज्य सरकार के कार्य अलग है, केंद्र सरकार के कार्य अलग है। लिखित और कठोर संविधान है। संघात्मक सरकार का संविधान जो है लिखित और कठोर होता है। ठीक है, संघीय सरकार तो लिखित के बिना चल ही नहीं सकती, क्योंकि राज्य और सेंटर में जो हमें कार्य बांटने होते हैं, और इसलिए जो होता है बिना लिखित संविधान के नहीं चल सकती। संघात्मक सरकार एक समझौते के समान है। संघात्मक व्यवस्था लिखित ही नहीं अपितु कठोर भी है, आसानी से संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर संघात्मक व्यवस्था है तो आसानी से परिवर्तन या संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। और पढ़ते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों का निर्माण संविधान करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का निर्माण कौन करता है? संविधान करता है, और दोनों अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। दोनों अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? संविधान से। संघात्मक राज्य में संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि कौन है? संविधान है। संघात्मक राज्य में संविधान के अनुसार ही जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य शक्तियों का वर्णन होता है। संविधान में ही केंद्र और राज्य की शक्तियों का वर्णन होता है, और कोई भी सरकार संविधान में दी गई अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोई भी सरकार जो है इसकी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये नहीं कि केंद्र राज्य के कार्य कर ले और राज्य केंद्र के कार्य कर ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है। न्यायालय की सत्ता। संघात्मक शासन में शक्ति न्यायालय में निहित होती है। संघात्मक शासन में क्या होता है? शक्ति न्यायालय में निहित होती है, जो संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति रखता है कि संविधान किस प्रकार कार्य कर रहा है। इसकी व्याख्या करने का अंतिम शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास, और उसकी रक्षा करता है। संविधान की रक्षा कौन करता है? न्यायालय। संविधान एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान में क्या कहा गया? एक स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष न्यायालय होगा, जो संविधान का रक्षक और उसकी अंतिम रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? संविधान की न्यायालय। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, और इसका पार्ट 2 में हम भारत और कनाडा के बीच समानता और असमानता और निष्कर्ष डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में आता है, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।